हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। आज का टॉपिक है क्लास 12th के लिए गॉस थ्योरम। इस गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और गॉस थ्योरम का जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगता है, इसलिए आप शुरू से ही थोड़ा अलर्ट हो जाइए, कायदे से समझिए। चैप्टर बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ, एक चीज़ है, कोई चीज़ हम यहाँ जल्दी में बोर्ड पर लिख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वो उसमें कोई बहुत मैटर नहीं करता है। हमारा प्रयास ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम आपको मैकेनिक नहीं इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको कोशिश करते हैं कि आप कोई बड़ी प्रोफाइल पर जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है बच्चों। तो आइए हम शुरू करते हैं गॉस थ्योरम चैप्टर। इसमें सबसे पहला जो वो है, पहली क्वांटिटी है, वो एरिया वेक्टर की बात करेंगे। एरिया वेक्टर हो सकता है आप अभी तक आपको ये मालूम रहा हो कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, हो सकता है, अगर हो सकता है आपको मालूम हो पहले से कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट आज आप कंफर्म हो जाइए कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज नॉट स्केलर। तो जब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इसकी एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी एरिया, तो एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑन दैट वेरी सरफेस। जैसे मान लीजिए इस सरफेस की एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया जो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ थे आ जाए, लेकिन एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम दिस सरफेस। ठीक, ये डायरेक्शन होगी। देखिए परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है इनसाइड द सरफेस, इनसाइड नहीं, आउटसाइड, आउटवर्ड। ठीक, ऐसे इसकी एरिया क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसकी एरिया क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहाँ पर डायरेक्शन में हो जाएगी। इसकी एरिया क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कि कोई सरफेस है, किसी भी शेप का हो, शेप से हमको कोई मतलब नहीं, किसी भी शेप का कोई सरफेस है, इसकी एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ दिस सरफेस इज ए, देन एरिया वेक्टर इक्वल टू एन ए, वेयर एन इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट वेरी सरफेस। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज बीइंग परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑन दैट सरफेस। ठीक है, एरिया हो गया। अब सॉलिड एंगल की बात होगी बच्चों। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल सुन लो। एक सर्किल इमेजिन करिए, सर्किल की इमेजिन करिए, सर्किल के सर्कुम्फेरेंस का कोई दो पॉइंट, चलो सर्किल हम यहाँ बना दे रहे हैं। सर्किल तो यहाँ बोर्ड पर बनाया जा सकता है, क्योंकि सर्किल इज अ टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर को हम बोर्ड पर बना सकते हैं, लेकिन थ्री डायमेंशनल फिगर को हम बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं। इस सर्किल के सर्कुम्फेरेंस का कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट्स को आप उसके सेंटर से मिला दीजिए, सेंटर से मिला दीजिए। तो ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल, नॉट सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल है। ये जो एंगल है ये प्लेन एंगल है। ये किसी सर्किल के सर्कुम्फेरेंस का कोई दो पॉइंट अगर हम सेंटर से मिलाएं, तो इन दोनों लाइंस के बीच का ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज प्लेन एंगल, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है बेटे? रेडियन। ठीक है, अब आप थोड़ा इमेजिन करिए थ्री डायमेंशन में, तो इमेजिनेशन आप करिए। किसी स्फीयर का इमेजिनेशन करिए, स्फीयर जैसा इमेजिन करिए, स्फीयर, और स्फीयर का कोई सरफेस एरिया आपको मिल गया। जैसे एक फुटबॉल इमेजिन करिए, फुटबॉल बड़ा होता है, बढ़िया इमेजिनेशन हो जाएगा। फुटबॉल का कोई, फुटबॉल मान लीजिए वो फट गया है, उसका थोड़ा पार्ट आपको मिल गया, थोड़ा पार्ट चाहे जैसा हो, थोड़ा पार्ट मिल गया। उस फुटबॉल के उस थोड़े पार्ट, सरफेस एरिया ही तो है वो स्फीयर का, उस पार्ट के सारे जो किनारे हैं उनको, जैसे ये कोई फुटबॉल का एक पार्ट आपको मिल गया, ये फुटबॉल का पार्ट है, इसके सभी जो किनारे हैं इनको हम इस फुटबॉल के सेंटर से मिला देते हैं।
इस फुटबॉल के सेंटर, सभी किनारों को हम फुटबॉल के सेंटर से मिला देते हैं, ठीक है। इस सभी किनारों को हम फुटबॉल के सेंटर से मिला देते हैं, तो ये सॉफ्टी जैसा बन जाएगा। क्यों? इमेजिन करिए, सॉफ्टी जैसा ही तो बना, सॉफ्टी जैसा बन गया ये, ठीक है। ये वाला एंगल स्फीयर के इस सरफेस एरिया द्वारा जो फुटबॉल के या स्फीयर के सेंटर पर एंगल सबटेंडेड है, दिस वेरी एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक। सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या हुई? किसी स्फीयर के सरफेस एरिया द्वारा उसके सेंटर पर सबटेंडेड एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है, ठीक। अगर आर रेडियस का कोई स्फीयर है और इसकी सरफेस एरिया डेल्टा ए है, आर रेडियस के किसी स्फीयर के सरफेस एरिया डेल्टा ए द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या हुआ? सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो आर रेडियस के किसी स्फीयर के सरफेस एरिया डेल्टा ए द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर, डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। इसका देखिए, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है। स्टेरेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाई एस आर, स्टेरेडियन। अगर डेल्टा ए की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर हो जाए देन डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। क्यों? यही तो हुआ। 1 स्टेरेडियन वह सॉलिड एंगल है जो किसी स्फीयर के उस सरफेस एरिया द्वारा सेंटर पर ये देखिए, जो एंगल सबटेंड किया जाता है, सेंटर पर सबटेंडेड है। 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ एनी स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर सच दैट दिस सरफेस एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। एक स्टेरेडियन वह सॉलिड एंगल है जो किसी स्फीयर के उस सरफेस एरिया द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड है जिसकी वैल्यू उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अगर डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर लिखा है आपने, अगर यही सरफेस एरिया बहुत कम हो तो ये जो सॉलिड एंगल है ये भी बहुत कम होगा, और बहुत इंस्टेंटेनियस स्मॉल क्वांटिटी को डेल्टा के बजाय डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे आप कह सकते हो डी ओमेगा बराबर डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर, ऐसा भी कह देते हैं। ये स्मॉल सरफेस एरिया की बात हो, स्टेरेडियन इसकी यूनिट है, ठीक है, ठीक। एग्जैक्टली अगर स्फीयर है तो ऐसा बन जाता है। अगर एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, मान लीजिए ये कोई सरफेस एरिया है, ये कोई सरफेस एरिया है, कोई भी सरफेस एरिया है, ये दिस इज एनी सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर अपवर्ड होती, आउटवर्ड होती है। तो सरफेस एरिया अगर हम डी ए कह रहे हैं तो एरिया वेक्टर हो जाएगा वेक्टर डी ए। यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। ये एरिया वेक्टर डी ए से पॉइंट ओ को मिलाने वाली लाइन है बेटे, ये एरिया वेक्टर डी ए को पॉइंट ओ से मिलाने वाली लाइन है। ये इस पॉइंट को चलो हम एम कह देते हैं। ये ओ एम लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अगर हम इसके यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत आसान भी है लेकिन कायदे से समझिए। देखिए ये फिर तो ये पॉइंट ओ जो है ये इस सरफेस एरिया का सेंटर तो नहीं है। सेंटर कैसे है? सेंटर तो इधर कहीं होगा। तो इसके पहले एक हम इमेजिन कर लेते हैं, एक ऐसा सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, एक ऐसा सरफेस इमेजिन कर लेते हैं जिसका पॉइंट ओ, एक ऐसा स्फीयर इमेजिन करते हैं, एक ऐसा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इमेजिन करते हैं जिसके लिए पॉइंट ओ सेंटर हो।
इस सरफेस एरिया के लिए ये वाली जो सरफेस एरिया है, इसके लिए ये जो सरफेस एरिया ये शेडेड कर दिया हमने, इस सरफेस एरिया के लिए पॉइंट ओ सेंटर है। दिस सरफेस एरिया इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया। और प्रोजेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया दैट इज शेडेड सरफेस एरिया विल बी DA cos थीटा। अब DA cos थीटा जो प्रोजेक्शन है इस सरफेस एरिया का, ये DA cos थीटा एरिया ये स्फीयर की एरिया, सेंटर O वाले स्फीयर की एरिया मानी जा सकती है। तो उस स्थिति में डी ओमेगा इक्वल टू DA cos थीटा अपान R स्क्वायर। अगर एग्जैक्टली स्फीयर होता है, एग्जैक्टली स्फीयर यहाँ हम समझा रहे हैं, ठीक से समझिए, स्फीयर की इमेजिन करिए, या स्फीयर के सरफेस एरिया और सेंटर से मिलाने वाली लाइन एक ही हो जाती है। एग्जैक्टली स्फीयर के केस में थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये फार्मूला आ जाता है। लेकिन जनरल फार्मूला ये है, ये किसी भी शेप का अगर सरफेस है तो उसका प्रोजेक्शन हो गया cos थीटा, DA cos थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस, ठीक है। तो जनरल फार्मूला ये है। अच्छा, अगर आप ये डी ओमेगा इक्वल टू DA cos थीटा अपान R स्क्वायर, अगर DA की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डी ओमेगा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। जैसे आपने सबसे पहले लिखा था डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा A अपान R स्क्वायर। ठीक से देखना बेटे, डेल्टा ए सरफेस एरिया है स्फीयर का। अगर स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया रिकवर हो जाए, पूरी सरफेस एरिया का जो सबटेंडेड एंगल लिया जाए तो पूरी सरफेस एरिया होती है 4 पाई R स्क्वायर, और 4 पाई R स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई, ये डेल्टा ओमेगा। अब होल सरफेस एरिया अगर लिया जाएगा तो डेल्टा ओमेगा के बजाय टोटल ओमेगा या ओमेगा मैक्सिमम कहते हैं। ओमेगा मैक्सिमम मीन्स टोटल सरफेस एरिया एंगल एक्सटेंडेड बाई होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ये ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू 4 पाई होती है और टोटल के लिए इंटीग्रल लगाया जाता है। हेंस इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रल DA cos थीटा अपान R स्क्वायर, और इंटीग्रल मीन्स टोटल मैक्सिमम, तो टोटल और मैक्सिमम एक ही बात है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई। तो ये बात भी ध्यान रखना, टोटल सरफेस टोटल एंगल ऑन द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय द होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज बीइंग 4 पाई मैक्सिमम, ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बात होगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे तो नॉर्मल सेंस में कह दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय एनी सरफेस इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय एनी सरफेस placed in electric field is equal to the total electric line of forces passing through the surface। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेस्ड है। दिस सरफेस इज प्लेस्ड इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स नॉट 100% यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, में भी डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे जा रही हैं, ऐसे पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज लाइन्स। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है। ये सरफेस एरिया है, ये होल सरफेस एरिया, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय ई। यहाँ पर कोई इंस्टेंटेनियस स्मॉल सरफेस एरिया हम एक कंसीडर करते हैं। कोई इंस्टेंटेनियस स्मॉल सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्मॉल सरफेस एरिया DA कंसीडर कर लिया जाता है, और ये स्मॉल सरफेस एरिया DA, और चूंकि स्मॉल सिंस दिस सरफेस एरिया इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस सरफेस एरिया मे बी टेकन एज यूनिफॉर्म, दैट इज E। लेट E बी द यूनिफॉर्म
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस इंस्टेंटेनियस स्मॉल सरफेस एरिया dA। बहुत कम है तो उसमें हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा है, थीटा एंगल, सरफेस एरिया dA और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E एट फॉर दिस सरफेस एरिया इज थीटा। इस कंडीशन में E डॉट dA दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E एंड dA is known as electric flux enclosed by this surface area represented by d phi E. D means small, d phi E equal to E dot dA। अगर इस होल सरफेस एरिया से इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें दैट इज फाई E इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA। तो क्या हुआ, इसका जो फाइनल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by any surface placed in electric field is equal to the dot product of integral of dot product of electric field as well as surface area। Integral of dot product of E and dA is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द सरफेस। अगर ये क्लोज सरफेस है तो यहाँ पर ऐसे ये क्लोज्ड इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रल। तो अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो क्लोज्ड सरफेस एरिया खाली रह जाएगा, अगर क्लोज्ड है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस एरिया इनक्लोज्ड बाई एनी सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया फाई E इक्वल टू E डॉट dA। ठीक है, E डॉट dA क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी यूनिट, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा ठीक से समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी if the electric line of forces, these are electric line of forces, if the electric line of forces are going inside the surface, then electric flux is taken negative। If the electric line of forces are going inside the surface, then electric flux is taken negative, and going outside the surface, then the electric flux is taken as positive। तो इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज एंट्री करें उतनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज बाहर भी निकलें, ऐसा ज़रूरी इसलिए नहीं है कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉसिबल है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब प्लस और माइनस इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज उस सरफेस में एंट्री कर रही हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा, और अगर आउटसाइड जा रही, बाहर निकल रही हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बेटे? ई इलेक्ट्रिक इंटीग्रल से कोई मतलब नहीं, ई यूनिट ई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम, और dA सरफेस एरिया है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्या बन गई यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन के लिए होता है mL⁻² इंटू मीटर स्क्वायर L स्क्वायर अपान कूलाम के लिए AT। ये तो हो जाएगा। क्या आ गया? mL³ T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब इसके बाद गॉस थ्योरम अब आएगा। हाँ, एक बात और समझिए, गॉसियन सरफेस क्या होता है? एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी, जैसे कोई बलून समझिए, कोई बलून है तो बलून को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है या उसके अंदर कोई चार्ज रखा है तो क्लोज है, बलून तो क्लोज है ना। एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज गॉसियन सरफेस। एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज गॉसियन सरफेस। और उस स्थिति में
क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाता है। ऐसे अगर क्लोज नहीं होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल के बजाय सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, एरिया इंटीग्रल कह देंगे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? एनी क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज गॉसियन सरफेस। तो गॉस थ्योरम पर आ जाइए। गॉस थ्योरम है क्या? व्हाट इज गॉस थ्योरम? हाँ, तो गॉस थ्योरम सुनिए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय एनी गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस कह दिया, इसका मतलब क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना कहने के बजाय हमने गॉसियन सरफेस कह दिया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड विथ एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by the surface, that is phi e, is equal to the 1/ε0 times the charge enclosed by the surface। तो phi e इक्वल टू क्या आ गया बेटे? phi e इक्वल टू q/ε0। लेकिन phi e को तो आपने अभी e डॉट da कहा है। इट मीन्स phi e इक्वल टू इनक्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ e डॉट da और दिस इज इक्वल टू q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस की थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम क्या हो गई? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय एनी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम हो गया। अब इसका प्रूफ होगा, गॉस थ्योरम का प्रूफ होगा। ये प्रूफ कल होगा, आज के लेक्चर में इतना रखेंगे आप बस इतने। इसके बाद आप इसको नोट्स बनाइए, पढ़िए, ध्यान दीजिए, नोट्स अपने ज़रूर बनाइए। थैंक्स।